वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी हमारा जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो बिल्स आए हैं, इनसे पहले भी चल रही थी। बिकॉज़ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई आल्सो गो इनटू डिटेल्स ऑफ अ लॉ कि कैसा है, क्या है, उसमें कितने अच्छे उसके आउटकम्स हैं। फार्मर को कहीं न कहीं पर्टिकुलरली इन दैट एरिया ऑफ अ कंट्री पंजाब, हरियाणा they are being made feel isolated from the country की। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये चीन हमेशा पंगे क्यों करता रहता है? रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतें कब बंद करेंगे? किम जोंग उन क्या कभी सुधर पाएगा? सरकार की पॉलिसीज काम करेंगी भी या नहीं? या फिर हमारी इकोनॉमी में आगे क्या होने वाला है? तो अगर आप लोगों के मन में भी हैं ऐसे सवाल, तो डरना नहीं है, आ गया है आपका यार। तो आओ सीख कर कमाते हैं कुछ पॉजिटिव कर्मा। वेलकम एवरीवन, दिस इज वार्तालाप विद उज्जवल शर्मा। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर वार्तालाप विद उज्जवल शर्मा के 8th एपिसोड में। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो साल 2020 था वो बहुत ज्यादा हैपनिंग था। इतनी सारी चीजें हुई जिसको हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, बट किसी तरीके से उससे लड़ झगड़ कर हम फाइनली अब एंड में आ चुके हैं। दिसंबर बस ओवर होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी भी जो मजा है 2020 का वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सरप्राइजेस आने पे आने लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमने पॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ बहुत खास चीजें देखी जो शायद अब से पहले हमने देखी नहीं थी। और अगर हम मेन फोकस जाने इसमें, तो जो प्रोटेस्ट थे, जो लोगों ने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, हमने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से वो हो सकते हैं। चाहे फिर बात हो वो सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की, या फिर अभी जो रिसेंटली फार्म जो लॉज इनैक्ट हुए हैं उनको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम देखा कि जो गर्मा गर्मी रही साल 2020 में वो बहुत ज्यादा रही। लेकिन जिस प्रकार से हर एक पहलू के दो पक्ष होते हैं, कुछ लोग किसी पक्ष को ठीक मानते हैं तो कुछ लोग उसके दूसरे पक्ष को सही मानते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जरूर आना पड़ता है कि भाई सही बात क्या है। ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, बट हर किसी के व्यूज को अगर हम सुने तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को डिड्यूस कर पाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इन फार्म लॉस पर। हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन के टाइम पर गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डिनेंसेस इनैक्ट करे थे, तब क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो उस पर लोगों ने ज्यादा बातचीत नहीं करी। लेकिन जैसे ही वो लेजिस्लेचर के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं, प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, हम देखते हैं गर्मा गर्मी पॉलिटिकली वापस शुरू हो जाती है। जहां पर की जो गवर्नमेंट की एक पार्टनर थी, काफी पुराना एलाई था, शिरोमणि अकाली दल, वो गवर्नमेंट से अपने आप को पीछे कर लेता है। और उसके बाद जिस तरीके से फार्मर्स इरप्ट करते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा साइड की, और वो दिल्ली के बॉर्डर्स को एक तरीके से बंद कर देते हैं, वहां पर अपना डेरा जमाकर वो अपने राइट्स को मांगते हैं गवर्नमेंट से। ये एक नई स्थिति अभी उत्पन्न हुई है। तो लोगों का मानना है कि ये सही है, ये जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ गलत तरीके से यहाँ पर फार्मिंग को, फार्मर्स की कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बट दूसरी ओर लोगों का ये भी मानना है कि जो एक्ट्स हैं ये फार्मर्स के उत्थान के लिए ही लाए गए हैं, ताकि उनको उनके काम का, उनकी फसल का अच्छा पैसा मिल सके और जो भी मिडिल मैन है उनके चंगुल से वो बच सके। लेकिन कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं बहुत ही खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसे व्यक्ति जो लॉ को समझते हैं, एक एक्सपायरिंग लॉयर है, एक बहुत अच्छे डिबेटर है, बहुत अच्छे वक्ता है, चीजों को समझ कर बोलते हैं, बड़ी शालीनता के साथ बोलते हैं। So, ladies and gentlemen, today I have with me Mr. Sudeep Krishna, pursuing BA LLB honors from a very renowned university of our times. But हाँ, कहीं कहीं पर वो थोड़ी controversial भी हो जाती है। A student of Jamia Millia Islamia. Sudeep, welcome to वार्तालाप with उज्जवल शर्मा। Thank you so much, Ujjwal. That was a very warm introduction. Thank you so much. तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो सुदीप है, रिसेंटली उन्होंने काफी सारी डिबेट्स कंपटीशन हाल ही में जीते हैं, और मुझे लगता है जिस पेस से वो जा रहे हैं जल्द से जल्द वो लखपति बनने वाले हैं। तो कुछ एक दो अगर मैं प्रोमिनेंट के नाम लूँ, जिस प्रकार से उन्होंने वाव मंत्रणा नेशनल डिबेट कंपटीशन जीती, उसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्ट में अपनी पहचान जमाई, वहाँ पर वो फर्स्ट आए। इसके अलावा जो आर्मी लॉ कॉलेज पुणे में एलोक्यूशन कंपटीशन में उन्होंने सेकंड प्राइज हासिल करा। सो एक अच्छा रन उनका चल रहा है, तो इन चीज़ों को वो काफ़ी समझ रहे हैं और गहराई से पढ़ रहे हैं। सुदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना इंपॉर्टेंट समय निकाला और आप इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर आए। तो चलिए फिर हम अगर अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए आप बहुत ही ब्रीफ में इन फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन करें। ये तीन लॉ क्या है और ये क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को हर चीज़ समझने से पहले हम लोग को ये बात समझनी होगी आज कि आज जो हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। ये एक पॉलिसी डिस्कशन है, क्योंकि सबसे पहली बात मतलब किसी भी चीज़ से प्रोडक्शन आने से हमें अपना एक रैशनल डिसाइड करना पड़ेगा। तो देयर इज़ ऑलवेज़ हिपोक्रेसी इन पॉलिटिक्स।
अगर the ruling government had been opposition and opposition had been the ruling government, तो same thing had been happening vice versa. So हम लोग को ये चीज समझनी है यहाँ पे कि जो एक्शंस हो रहे हैं, so we do not get swayed away by the political parties or these so called activists जो अपने आप को वाया ट्विटर क्लेम करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी इज टू रीड द पॉलिसी. सो बेसिकली जब हम लोग इस बिल्स को पढ़ते हैं या तो एक्ट हो गए तो एक्ट को पढ़ते हैं, तो बेसिकली 3 एक्ट आए हैं. तो पहला का नाम है, दे वेरी लॉन्ग नेम्स, मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू समराइज देम. तो आई जस्ट टेल द नेम एंड उनको बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या. तो पहला बिल है अपना फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम, बट इन कट शॉर्ट अगर हम करें इसको, तो यह है बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी. फिर दूसरा बिल है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020. इसको अगर हम शॉर्ट में बोले तो दैट इज बिल ऑन एग्रीकल्चर मार्केट. और थर्ड हमारा बहुत पुराना एक बिल है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, बट उसमें हम लोग कुछ अमेंडमेंट करे हैं, क्लॉजेस करे हैं, और ये 2020 का हम लोग ने इसको अमेंडमेंट एक्ट बना दिया. अब स्टार्ट करते हैं अगर पहले बिल की. तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बिल है, तो उससे पहले हम लोग को एक चीज समझनी होगी कि हमारा जो इंडिया की जो डेमोग्राफी है, जो भूगोल है वहाँ का, तो फिर यहाँ पे क्या सिस्टम है कि एग्रीकल्चर इज वेरी फ्रैगमेंटेड. If I talk about the stats, more than 60% people are directly or indirectly employed in the agriculture. 45% are directly employed in the agriculture. Yet the GDP contribution जिसका आ पा रहा है, that is barely 18% according to textbooks. पर अब अगर सच्चाई देखें तो 15% पे आके गिर चुका है. So there is something wrong that is going, or something that is not that good that is going in our agriculture. क्योंकि agriculture में जब हमारा इतना chunk of population invested है, so we need to get good sustainable result out of it. तो पहली चीज हम लोग ने समझ ली कि एग्रीकल्चर के हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं. अगर मैं एक लिस्ट में बनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी कि गवर्नमेंट की एड नहीं पहुंच पा रही, कुछ डेजर्ट एरियाज में वहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रही, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे देश में है. वी हैव टू एड्रेस दैट. बट अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली एक, अगर मैं आपको स्मॉल एग्जांपल में देके बता दूं, तो सपोज क्या हुआ कि हमारी लेस कंपनी है चिप्स की. उन्होंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ बाइंग पोटैटोज फ्रॉम अ वेंडर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीधे किसान से अपनी डील कर ली कि दोस्त, ये मुझे इतना आपसे आउटपुट चाहिए, ये लो पैसा, ये हमारा है, और मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपके हार्वेस्ट आके मुझे डायरेक्टली दे दो. क्या हुआ कि जो मिडिल मैन वाले कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुए. तो अब क्या हुआ कि फार्मर्स के पास एक पोटेंशियल चांस है कि अब उसको ज्यादा प्राइस मिल सकता है. सपोज वो 5 रुपए का बेचता था मिडिल मैन को, मिडिल मैन वाला उसको 20 रुपए का बेचता था लेस कंपनी को, तो अब हम मान सकते हैं कि कहीं 10-12 पे मिडिल प्राइस आ जाएगी. तो क्या है कि फार्मर को भी ज्यादा पैसा मिल सकेगा, और जो कंपनी है उनको भी बेटर पैसा मिल सकेगा. तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी हमारा जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो बिल्स आए हैं, इनसे पहले की चल रही थी. इट्स जस्ट दैट अब हम लोगों ने उनको लीगल एक सैंक्शन दे दिया. क्योंकि देखो, एग्रीकल्चर एक हमारा ऐसा सेक्टर है जो इनफॉर्मल ही था. उसको कभी अगर आज हम बोले कि इसको इनफॉर्मल करा जा रहा है, इसको ब्रेक करा जा रहा है, नहीं. एग्रीकल्चर इज सच अ सेक्टर दैट वाज टोटली इनफॉर्मल. अभी हम लोग इसको फॉर्मली इनफॉर्मल कर रहे हैं. दैट वी नीड टू गेट दिस क्लियर. अब दूसरे बिल की बात करते हैं. दूसरा बिल है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, दैट इज ऑन एग्रीकल्चर मार्केट. और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो मैक्सिमम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इंडिया में यूनानिमसली हर जगह बराबर क्यों नहीं हो रहा, वी डिस्कस दैट लेटर. बट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केट के हैं. एग्रीकल्चर मार्केट इज बेसिकली एन एपीएमसी मार्केट, और इन हिंदी वी कैन से एक मंडी. तो मंडी में क्या होता था पहले के समय पे कि अभी भी मतलब लोग जाते हैं वहां पे, अपना जोर बनाते हैं, वो लोग जाके वहां पे बेचते हैं. देयर इज अ मिडिल मैन, एंड दैट मिडिल मैन इज अ लाइसेंस्ड मिडिल मैन, जो गवर्नमेंट के किसी किसी उससे पूरा उनका लिंक होके वो रजिस्टर्ड एक मिडिल मैन होता था. तो वो एक उनका प्राइस बताते थे. देयर इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ एमएसपी दैट विल आल्सो टॉक अबाउट लेटर. एंड एमएसपी is something that is totally ignored on the national level. But the fact of the matter is कि जब MSP को हम लोग गौर से पढ़ते हैं, तो MSP is something that is coming from WTO, World Trade Organization. तो ये भी बहुत इंटरनेशनल कनेक्शन है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सब नेशनल एक इंटरेस्ट की बात है, या इंटरनेशनल हम पे कोई प्रेशर आ रहा है. क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहता है कि इंडिया एमएसपी हटा ले. उसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा अभी आपको. तो क्या होता है कि अब
बेसिकली एक मार्केट होती है, मंडी होती है, मैं अपना सामान किसानी करके बनाता हूँ, मैं मंडी को बेचता हूँ, मंडी वाला किसी और को बेचता है, एंड देयर इज़ अ चेन ऑफ साइकिल जो हो रही है। अब हमारे जो एग्रीकल्चर इस पे जो हम लोग अमेंडमेंट्स आए हैं, उसपे ये हुआ है कि अ फार्मर इज़ नॉट बाउंड टू सेल इंटो द मंडी। तो अब वो बाहर भी बेच सकता है, मंडी पे भी बेच सकता है। लॉजिकली मंडी पे अगर उसके पास कोई कंपल्शन नहीं, क्योंकि देखिए छोटा फार्मर अभी भी मंडी के बाहर भेज रहा है, वेरी क्लियर। बट जो बड़े फार्मर्स होते हैं, इनके पास बड़ा लैंड है, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि वो लोग जब सेल करते हैं, तो उनके लिए हो जाता है कि उनको एपीएमसी में ही करना है, और एपीएमसी से ही होनी है चीज़ें, क्योंकि दे हैव वेरी गुड बिग अमाउंट ऑफ फूड, एंड सम ऑफ द फूड आर पेरिशेबल। पेरिशेबल से मतलब होता है कुछ फूड, जैसे मैं बात करूँ धनिया, तो धनिया को नॉट यू कैन नॉट कैरी इट फॉर मंथ्स, वो खराब हो जाएगी, सो यू हैव टू स्टोर इट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उनको सप्लाई होता रहे। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के हम लोग ने चेंज करी, तो उससे क्या होगा कि कोई बाहर का भी अगर कोई आदमी हुआ, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उससे हम लोग भेज सकते हैं। तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन टू एनी पर्सन और टू एनी फार्मर कि हमें भेजना है। दैट बीइंग सेड, अभी भी कोई एमएसपी पे कोई भी गवर्नमेंट का नहीं आया है, अभी ना ही एपीएमसी या मंडी को हटाने का प्रोविजन आया है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डायरेक्टली नहीं हुआ, बट वी ऑल कैन नो, सी एंड प्रिडिक्ट कि इन अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम ये फर्क आ जाएगा। एंड द थर्ड बिल इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स ऐसे बनाए हुए हैं जो एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना वायरस वॉज वेरी न्यू एंड समथिंग जो हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे व्हाट इज इट, तो जो हमारे सैनिटाइजर्स थे या मास्क थे, दे वर अ पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अभी क्या हुआ, उनको वापस हम लोगों ने हटा दिया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की ऐसे जो आइटम्स होते हैं, वो गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, और उनका जो रेगुलेट करना है, उनको ट्रेड करना है, उन पे जो फाइनल डिस्क्रिप्शन है वो गवर्नमेंट का होता है। तो अभी क्या करा है इन्होंने कि इन्होंने सारे जो फूड प्रोडक्ट्स है, बेसिकली सबसे बड़े बड़े जो पीनट्स, मतलब जो नट्स हो गए या पीस हो गए, पल्सेस हो गए, या फिर आपके वेजिटेबल्स हो गए, इनको हटा लिया है। सो व्हाट द थिंग इज नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज नो से ऑन द प्राइसेस दैट आर बीइंग रेगुलेटेड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो अभी फर्क आ गया है, क्यों? क्योंकि अभी जो भी चीजें हैं दैट वुड बी डेल्ट बाय प्राइवेट पीपल, तो गवर्नमेंट हैज नो से। अभी फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज नो से कि जियो के प्राइसेस बढ़ाएंगे घटाएंगे, इट ओनली हैज राइट ऑन बीएसएनएल। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बीएसएनएल आज बहुत कमजोर हो चुका है। तो बीएसएनएल के बढ़ाने घटाने से इंडिया के पैन इंडिया में कोई टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज द वे कि हम लोग डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली कहीं कहीं लिंक कर रहे हैं अपने आप को। तो दैट बीइंग सेड, आई फील थीम को मैंने बहुत ब्रीफली तो नहीं, लेकिन बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई फील ये नेसेसरी है, और अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं दैट वी कवर इन दिस स्पैन ऑफ डिस्कशन। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है इस चीज़ का, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी भी है। बिकॉज जो हम ज़्यादातर आजकल डिस्कशन देख रहे हैं, वो बजाय कि हम चीज़ों के क्रक्स में जाते हुए कि भाई उसमें लिखा हुआ क्या है, हम ऊपरी बातों में ज़्यादा बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या सुन रहे हैं। तो हेयर से वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है। ओके, सो बीइंग सेड दैट कि अभी जो पिक्चर हमारे सामने आई है, जो आपने एक्सप्लेन करा है, इट इज़ अ वेरी रोजी काइंड ऑफ पिक्चर कि भाई हम एक अच्छी तरफ को बढ़ रहे हैं, चीज़ें अच्छी होंगी। बट जैसे आपने कहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चीज़ों में चेंज आएगा। सो डू यू थिंक जो चेंज आएगा, खासकर हम एपीएमसी मंडी की बात करें या फिर हम एमएसपी के बारे में अगर हम बात करें, तो वो चेंज कितना पॉजिटिव हो सकता है और कितना नेगेटिव हो सकता है? तो क्या जो इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है वो इतने ज्यादा है कि फार्मर्स को अब सड़कों पर आना पड़ेगा इस चीज को लेकर, या फिर ये केवल एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनवायरमेंट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी आई फील कि देयर इज अमेलगमेशन ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि प्योरली सही है, बिकॉज इस बिल में भी, मतलब डिस्पाइट, आई फील इफ आई से दिस इज अ ब्लैक और व्हाइट, दैट इज वेरी सिनिकल फ्रॉम माय एंड, बिकॉज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई आल्सो गो इनटू डिटेल्स ऑफ अ लॉ कि कैसा है, क्या है उसमें, कितने अच्छे उसके आउटकम्स है। सो आई थिंक दैट ये कोई ग्रे रीजन हिट करता है, ये जो हमारे एक्ट है, इसको प्योर व्हाइट प्योर ब्लैक कहना गलत है। सो आई फील कि फार्मर्स की जो एजुटेशन है या उनका जो प्रोटेस्ट है, that is somewhere or the other, maybe it is motivated by some political parties of Punjab having different government, but still there are some concerns. और इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मतलब आई एम नॉट labeling any commodity, or I'm not speaking against any big company, but for example we take an example of Amazon. सो जब अमेज़न इंडिया में इनिशियली आया था, तो उनकी पॉलिसी थी कि इफ यू बाय अ बुक ऑफ रुपीज 120, वो भी हम आपके घर में दे देंगे, और आपसे ₹1 भी डिलीवरी चार्ज नहीं करेंगे। राइट? था, ऐसा सबको याद है। लोग मंगाते थे, लोग ₹80 की मंगाते थे, ₹20 की मंगाते थे, तो फ्री में आते थे, तो पीपल वर वेरी हैप्पी। धीरे धीरे क्या हुआ, एक मार्केट बन गई। अब जब मार्केट बन गई, तो उन्होंने क्या करा, ₹40 चार्ज करना शुरू करा। तो अब मार्केट का क्या हुई कि कहीं ना कहीं मार्केट वल्नरेबल हो गई, फिजिकल मार्केट हमारी वल्नरेबल हो गई। अब पहले जो लोकल दुकान वाले थे, या
वेंडर्स थे, उनके पास क्या हुआ कि अमेज़न वालों ने उन लोग से थोड़े कम मार्जिन पे बेचना शुरू करा, तो उनका कहीं न कहीं लॉस हुआ। अब उनकी सेल्स कम हो गई, जो भी हुआ। अब क्या हुआ, जब मार्केट एक फिज़िकल मार्केट से एक डिजिटल मार्केट में शिफ्ट हो गई, तो क्या हुआ कि अब जो पुराने लोग हैं, जिनके स्टॉल्स हैं, उनकी मार्केट ऑब्वियसली कमज़ोर हो गई और एक डिपेंडेंसी आ गई। और सच बात तो ये भी है कि जितना बड़ा कलेक्शन अमेज़न के पास होता था, उतना किसी और के पास नहीं था। ये भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी दे देंगे, ₹40 तो हम दे देंगे। धीरे-धीरे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब आप प्राइम मेंबरशिप ले लो, 999 पर ईयर, और उसके बाद क्या होगा कि अब आपसे हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने वहाँ से थोड़े चार्ज बढ़ाए और लोगों को प्राइम का एक वो दिया लालच। प्राइम से और फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे तो हम लोग उसपे नहीं जाएँगे। बट ये चीज़ हुई। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, अब उन्होंने बोला अब प्राइम के बहुत अच्छा बेस बन गया, सबके पास है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, सबने प्राइम मेंबरशिप ले ली। अब क्या हुआ, अब वो लोग प्राइम मेंबरशिप के बाद भी चार्ज कर रहे हैं आपसे। अब ये कर देते हैं, इनके पास प्राइम मेंबरशिप है, उनसे हम ₹40 लेंगे, इनके पास नहीं, उनसे ₹80 लेंगे। प्राइम वालों को हम जल्दी पहुँचा देंगे, उनको देर से पहुँचाएँगे। बट अभी भी वो चीज़ हो गई। सो मैं किसी अमेज़न को ब्लेम या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो कैपिटलिज़्म है या प्राइवेटाइज़ेशन है, this looks very fascinating, romanticizing in a very short period of time. शुरुआत में ये हो सकता है कि फार्मर्स को बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिले, बहुत चीजें मिले, लेकिन मे बी, मतलब आई कोट इट वेरी वेहेमेंटली, मे बी कुछ समय के बाद ये चीजें अलग हो जाए। अब हम लोग अमेजोन पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो देश का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, ह्यूमन कैपिटल टच नहीं हो पाएगा, बट अगर एग्रीकल्चर में हम लोग इस कॉइन को फ्लिप नहीं कर सकते कि हेड जाएगा कि टेल जाएगा, मतलब दैट इज समथिंग ऑफ दैट मच सीरियसनेस, तो वहां पे एक एप्रीहेंशन बन जाता है। आपको समझ में आ रही है बात? जी, बिल्कुल। बट अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम फार्मिंग के साथ कोरिलेट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ तक बुक्स की बात है, तो बुक्स का प्रोड्यूसर लेट्स से एक पब्लिकेशन हाउस फॉर एग्ज़ाम्पल पेंगुइन है, और पेंगुइन एक लोकल बुक स्टोर के ज़रिए पहले हम लोगों तक पहुँचा रहा था। बट अब वो जो काम है, वो अमेज़न कर रहा है, तो जो फैसिलिटेटर है, वो डिफरेंट हो चुका है। बट अगर हम फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम्म। बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो तो किसान ही है। अब तक अगर हम सामान एपीएमसी मंडी से ले रहे थे, और अगर अब हम एक प्राइवेट ट्रेडर से लेते हैं फॉर एग्जांपल, सो फर्क तो जो पड़ेगा वो शायद मंडी और मिडिलमैन पे पड़ेगा। फार्मर तो अपना उगा रहा है, हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक ये एक बेटर कनेक्शन हो पाएगा? हाँ, तो इसमें जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं पेंगुइन वाला एग्जाम्पल आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे केवल अमेजोन और हमारा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बात यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है पेंगुइन और अमेजोन का, कि अब पेंगुइन किसी और को नहीं बेचेगा, अब पेंगुइन हमको बेचेगा ना, हमें ये चीज समझनी होगी यहाँ पे। अब एक फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको भेजूंगा, और इसके बाद में हजार फायदे बताऊंगा कि ये सब चीजें क्यों अच्छी हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं। बट ये जो आपका एग्जांपल था, मैं इसकी एनालॉजी को सही फिट कर रहा हूँ, या पेंगुइन उन लोग को नहीं बेच पाएगा, तो क्या हुआ कि मोनोपोली हो गई। और बात क्या है कि वी बिलोंग टू सच अ सिविलाइजेशन where we are so much scared from a monopoly because of our very ब्रूटलाइजिंग हिस्ट्री, कि हम लोग एक मोनोपोली कंपनी की वजह से हम लोगों ने कितना इस देश में सफर करा है। तो दैट इज व्हाट द फार्मर्स आर स्केप्टिकल अबाउट। बट विद दैट बीइंग सेड, आई डोंट से कि बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबल इम्पैक्ट, देखिए हम लोग जो लाए हैं, सम टाइम बैक इट वाज ब्रॉट इन इंग्लैंड बाय मार्गरेट थैचर। उस वक्त भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत फार्मर्स रोड पे आए थे, और ऐसा ही सिनारियो बन गया था। बट मार्गरेट थैचर वाज सो मच फर्म ऑन हर पॉइंट कि उनको लाना था वो लाइन, और आज की डेट में वहां पर रेवोल्यूशन आ चुका है। और मैं आपको एक रेलेवेंट एग्जांपल, इट वाज द ईयर 1991, जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन सब हमारे देश में आ रहा था, तो पीपल वाज स्केर्ड कंप्यूटर आएगा नौकरी चली जाएगी। बट आज अगर हम लोग ये लॉजिक सोचे कि कंप्यूटर आएगा नौकरी चली जाएगी, तो बुलशिट। आज हम लोग, मतलब until and unless you are ready for change, आप बेहतरी नहीं ला सकते हो अपने लिए। सो मे बी फार्मर्स आर वेरी मच स्केप्टिकल। और ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार देयर इज नो फॉरेन कंपनी दैट इज हैविंग मोनोपोली। कई सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, महिंद्रा है, और आपकी इतनी सारी चीजें, अडानी, ये जो है रिलायंस, देयर आर ऑल इंडियन कंपनीज। और मैंने महिंद्रा का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अगर आप देखें तो आज की डेट में भी सब फार्मर्स प्लस ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर जनरली 40% महिंद्रा कंपनी का ही है। तो बिल्कुल। क्या महिंद्रा कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है? सो एक एक बहुत रैशनल हम लोग को हिट करना पड़ेगा। विद दैट बीइंग सेड, बहुत चीजें और हैं जिसको गवर्नमेंट इस पे ला सकती थी, बट वो शायद नहीं ला पाई। सो उस चीजों को कलर इस पे यहाँ पे ढंग से करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी बात करते हैं, एज फार एज एग्रीकल्चर सेक्टर बाय लार्ज इज कंसर्न,
सो हम मिल्क में देखते हैं कि जब से वाइट रेवोल्यूशन हुआ और अमूल एज अ कोऑपरेटिव जब आगे आया, सो इससे स्मॉल जो मिल्कमैन थे जिनकी इतनी उपज नहीं थी हम्म, कि वो खुद से अपना सामान ले जाकर कहीं पर वो डिलीवर कर सकें या फिर वो उसको बेच सकें। अब अमूल के आने से क्या होता है कि जो डायरेक्ट अमूल है वो प्रोक्योरमेंट के लिए अब उन छोटे छोटे वेंडर्स के पास आ रहा है, जिसके पास भले ही एक गाय हो भले ही दो गाय हो, और उनसे वो एक एक दो दो लीटर लेकर जा रहा है। इंडिया में जहां पर कि हम देखते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, जो लैंड होल्डिंग है काफी फ्रेगमेंटेड है। 86% ऑफ द फार्मर्स, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है जो अपनी डायरेक्ट प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी में नहीं बेच सकते। अब क्या ऐसे इस लॉज के आने के बाद जब ये इनैक्ट हो, वैसे तो ये एक्ट बन चुके हैं, तो क्या अब इसके बाद आपको लगता है कि जो ये मार्जिनलाइज फार्मर्स थे अब इनके काइंड ऑफ अच्छे दिन आ सकते हैं? नहीं, अच्छे दिन बिल्कुल आ सकते हैं। और एक एक होती है लॉ में, एक हम लोग की है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन, कि हम लोग प्रिज्यूम तो यही करते हैं ना कि कोई सरकार देश को बर्बाद करने के लिए कोई लॉ नहीं लाती। जी। सो देयर इज समवेयर अदर कुछ अच्छी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग को उसका एक मिडिल पॉइंट देखना पड़ेगा कि अगर वो अच्छा नहीं करा, व्हाट इफ इट फेल्स। सो आपने एग्जांपल दिया मिल्क का, आई रियली गेट योर पॉइंट कि आपने मिल्क का एग्जांपल दिया, बट आपको हम लोग को ये चीज समझनी होगी कि मिल्क इज समथिंग दैट इज वेरी रिलीजियसली कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री। मिल्क औसतन हर कोई कंज्यूम कर लेता है, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो हर कोई कंज्यूम नहीं करता है, जिसकी एक लिमिटेड डिमांड है। और जिसकी लिमिटेड डिमांड है, फिर उसको कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैं मानता हूँ कि अब नासिक के सारे संतरे हैं जो, उसको ट्रॉपिकाना जूस पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेगा। बट हम लोग को समझना पड़ेगा कि इन इंडिया केवल 1% लोग हैं जो ट्रॉपिकाना जूस पीते होंगे। तो हर चीज के लिए एक सेम हम लोग के पास वो नहीं बना सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अपने में अलग होगा। और बात यह है कि द थ्रेट टुडे इज ऑन एपीएमसी मंडी अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स। और ये बहुत क्लियर है क्योंकि फार्मर्स, अगर उनको इतना वो नहीं मिल पाएगा, एपीएमसी मंडीज को इतना अमाउंट ऑफ मनी टू रेगुलेट देमसेल्फ बिकॉज़ दे गेट अ टैक्स। एंड इफ दैट वुड नॉट बी द केस, तो क्या होगा वहां पे कि अब एपीएमसी मंडी धीरे धीरे कमजोर होंगी, अब धीरे-धीरे और कमज़ोर होंगी, फिर टूट जाएँगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर बाय चांस टूट भी गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश गिर जाएगा, क्योंकि बिहार ने ऐसा करा। बिहार ने ऐसा करा, और जिस वक़्त इंडिया की ग्रोथ अराउंड 7% थी, बिहार की ग्रोथ अराउंड 11% थी। तो दैट इज़ रियली गुड, बट इसका भी मैं अलग क्लॉज़ आपको भी बताऊँगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर, एक मैं आपको फार्मर का एक साइड बता रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर क्या हुआ कि कंपनीज की जो वो हुए, जो लॉज हुए या उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो डोमिनेटिंग हुए नेचर की। क्योंकि हमें बात क्लियरली सबको पता है कि आप और मैं अगर किसी छोटी सी दुकान में जाते हैं, हम लोग छोटी चीजों में बार्गेन कर सकते हैं, बट अगर हम लोग बिग बाजार जाके खरीदते हैं, वी कैन नॉट बार्गेन। हम लोग की ठेले पे कर सकते हैं, वी कैन नॉट गो एंड बार्गेन इन डोमिनोज। सो वहां पे जो बार्गेनिंग पावर है, तो वहाँ पे फार्मर एक वीकर पार्टी बन जाते हैं। एपीएमसी में क्या होता है कि ये गांव के लेवल की है, तो वहाँ पे क्या हुआ, फार्मर यूनियन लगा हम नहीं बेचेंगे, तो उनको डर लग जाता है कि हम किससे खरीदेंगे, तो वहाँ पे नेगोशिएशन आ जाता है। बट वहां पे डर है। फिर दूसरी बात, एक और डर यहाँ पे यह आ जाता है कि फार्मर्स हैं जो, वो छोटे छोटे हैं। अब क्या है कि अगर सपोज आशीर्वाद आटा आता है गांव में लेने, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर डिमांड है ना। तो ऐसा तो है नहीं जितना वो खरीदेगा उतना ही पूरा देश खाएगा। तो उसको पता है कि यार हमें 1500 बोरे लेने, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे एक गांव में 3 फार्मर है, एक 700 बोरे कमा बनाता है, एक 800 बोरे कमाता है, और एक 200 बोरे कमाता है। तो क्या होगा कि 800 और 700 वाले को हम करके हमारा 1500 कोटा हो जाएगा, कि हम क्यों ज्यादा लोग से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये खुद भी बड़े वो होते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, नोटरी करवाओ, उस पे स्टैम्प वैम्प लगाओ, ये कराओ। तो हमने 2 बड़े बड़े लोगों को ले लिया, तो फिर छोटे फार्मर का क्या होगा। और हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री, तो हम लोग को तो इस चीज को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग गरीब के साथ क्या जस्टिस ना करें। तो फिर क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स को करें कि काम करो, तुम हमको बेच दो अपना सामान। तो तुम 10 रुपए का उसको बेचोगे, अगर वो 10 रुपए तो मेरे पास है नहीं, 5 रुपए में अगर मुझे बेचना है तो बेच दो, वरना सड़ने के लिए छोड़ दो अपना। तो वो क्या करेगा, 5 रुपए में बेच सकता है। तो दीज आर पॉसिबिलिटीज, बिकॉज what is going to happen is a question of future, and we cannot predict that. So यहाँ पे ये चीजें हैं जो डर है, that the farmers, why farmers are coming to roads, that is the case. Okay, so I take your point on that. Let us talk about the MSP. Now, अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डर मेरे ख्याल से अभी तक बना हुआ है। फार्मर्स कह रहे हैं कि भाई हट जाएगा तो हमारा क्या होगा। बट फ्रॉम इकोनॉमिक Mhm. पॉइंट ऑफ व्यू, I think the whole rationale of MSP is a very flawed concept, because when we talk about the market perfection, the imperfections arises due to the government intervention. This is a very established norm. So जहाँ पर like for example, let me give you the example of wheat.
नाउ हम लोग वीट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मेजॉरिटी ऑफ वीट जो है वो हमारी पंजाब बेल्ट से आती है, बट क्योंकि एमएसपी इतना हाई है कि एफसीआई के प्रोक्योरमेंट के बाद भी हमारे पास या तो बच जाता है या फिर बफर स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, बट हम उस चीज को बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे प्राइजेस कंपिटिटिव नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जो कंज्यूमर है हमारा, उसको भी वो चीज एक मतलब एक महंगे दामों में ही मिल रही है। अगर हम गेहूं खरीदने जाएं तो कोई बड़े सस्ते नहीं है, गेहूं भी महंगे हैं। ऐसे केस में हमारा जो फार्मर है, अगर वो एक तरफ से वो भी पिस पा रहा है, जो हमारे कंज्यूमर है उसको भी एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से हम उसको बाहर भी नहीं भेज पा रहे हैं बिकॉज प्राइसेस कुछ ज्यादा ही हाई है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या अभी एक टाइम आ चुका है कि हम लोगों को एमएसपी से आगे देखना चाहिए? ये पुराने जमाने की बात हो गई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया आया था और एक अनसर्टेनिटी थी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर। सो आपको लगता है कि हम उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें नई आगे देखना चाहिए? पहली बात तो देखिए, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर आप हैं, तो शायद इसमें आपको अच्छी नॉलेज है मुझसे ज़्यादा। पर दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मैं मानता हूँ केमिस्ट्री हम लोग को नहीं अभी इतना करना चाहिए, और मेन बात क्या है कि डब्ल्यूटीओ है जो, वो पूरा पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के, कि आप अपनी कंट्री से केमिस्ट्री हटाओ, फार्मर सब्सिडी हटाओ। मतलब बहुत आयरॉनिकल है बात कि यूएसए और जापान, जिसको हम लोग इंडिया का बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, सबसे ज़्यादा केस उन्होंने ही करा इंडिया पे डब्ल्यूटीओ के लिटरेचर फोरम्स पे कि इंडिया फार्मर सब्सिडी हटाओ। होता क्या है कि हम लोग सब्सिडी देते हैं, किसान अमीर होते हैं, किसान और बनाते हैं, इतना सा बच जाता है। सबने स्टॉक की बात करें तो हमारे पास जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड से 2.5 गुना ज़्यादा है। और एक रिसर्च ने ये तक कहा था कि अगर हम उसको फ्री में बेच दें लोगों को, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो उससे सस्ता पड़ेगा जितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसको स्टोर करने में, उसको सेफ रखने में, वरना रैट्स मौत खा जाते हैं उसको। तो दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है हम लोग पे कि इसको हटाओ, हटाओ, और कहीं-कहीं क्या होता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी फ़र्क आ जाता है। क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल, जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था कि हम सपोर्ट करते हैं किसानों का संघर्ष। पर सच बात क्या है कि कनाडा ने सबसे ज्यादा बार हम लोग के खिलाफ, अभी जुलाई में उन्होंने डब्ल्यूटीओ को उसमें बोला था कि प्लीज इंडिया को हटाना चाहिए, इससे खराब हो रहा है, इंडिया ज्यादा बनाता है तो ज्यादा बेचता है। तो बेचता है फॉरेन कंट्री, थोड़ा एक्सपोर्ट भी करता है, तो जब एक्सपोर्ट करता है तो हम लोग सस्ते दाम में करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस खत्म होती है, इक्विलिब्रियम खराब होता है। तो दिस इज अ थिंग, बट विद दैट बीइंग सेड, हाँ हम लोग को एमएसपी के आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमएसपी की सच बात क्या है कि आज की डेट में भी लोगों को एमएसपी नहीं मिलती, किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाती, जिनको पता है उनको मिल जाती है, उनको नहीं पता उनको नहीं मिल पाती। और चीजें किताबों में अलग होती है और रियलिटीज में अलग होती है। बट दैट बीइंग सेड, एक चीज और यहाँ पे है कि अगर हम किसानों की वेलबींग की बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं किसानों की बेहतरी होगी, उनकी प्रोग्रेस होगी, तो एक चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी ना कि आप एक मिनिमम प्राइस, तो वहां पे एक मिनिमम प्राइस एक हो। अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ फायदा ही होगा, तो अगर फायदा होगा तो आपको एक मिनिमम अश्योरेंस देने में क्या डर है? क्योंकि हमारे कंट्री की सिचुएशन बहुत अलग है दुनिया की किसी और कंट्री से कंपेयर करने को। तो उस कंट्री विद दैट बिग पॉपुलेशन, विद दैट पुअर फार्मिंग सेक्टर, तो अभी हम लोग अगर बोले कि इट्स अ टाइम, तो इट वुड बी अ वेरी कैपिटलिस्ट स्टेटमेंट कि हम लोग ऐसे अचानक से कहते कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो वहां पे थोड़ा हम लोग को राशन लाना पड़ेगा, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि एमएसपी बस एक डेड लेटर बन जाए। एंड डेड लेटर बन जाए इसका मतलब ये है कि एमएसपी हो, बट हमारे फार्मर जो कमा रहे हो दैट इज वे बियॉन्ड एमएसपी, इतना कमा सके। अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन या हम लोग फार्मर्स की बेहतरी के लिए बिल ला रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हो कि मैं आपकी बेहतरी के लिए आपको खाना खिला रहा हूँ, आप सरकारी से मत जाओ, मेरे खाने रेस्टोरेंट में आओ, और मैं आपके रेस्टोरेंट में आपको भूखा पेट भेज दे रहा हूँ, तो बेवकूफी हो गई। तो उस एंड से एमएसपी को अब हम लोग को खत्म करना चाहिए, लेकिन तब अगर करना चाहिए जब फार्मर हमारी एक स्टेटेड एमएसपी से बहुत गुना ज्यादा कमा रहे हो, जो कि आज की डेट में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ओके, बट अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं, सी फार्मिंग इज अ प्राइवेट सेक्टर। बहुत लोग इसको इस नज़रिए से नहीं देखते, बट एक जो फार्मिंग की एक्टिविटी है वो सबसे पहली बात है वो प्राइवेट में आती है, वो खुद अपना सीड्स लगा रहा है, खुद कर रहा है। सेकंड थिंग इज कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, दैट्स वाई जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो खासकर बहुत वेल ऑफ हैं, और जिसको अगर करप्शन भी करना होता है तो वो किसी ना किसी तरीके से दिखा देता है कि भाई ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े। बट अगर हम सिमिलर रैशनल का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि जो हमारे छोटे हैंडीक्राफ्ट पर्सन है, छोटे ट्रेडर्स हैं, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर में हो, क्या हम फिर उनको एमएसपी देने के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या भाई उन लोगों ने क्या गलतियां करी हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए? क्या अगर हम इस लॉजिक के साथ चलते हैं तो क्या हम सभी को, बिकॉज जैसे आपने भी कहा हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो क्या हमें सबका भला नहीं देखना चाहिए? ऑफकोर्स सबका भला देखना चाहिए, और बेसिकली क्या है कि सबका भला देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, देखा जाएगा। बट होता क्या था ना कि अभी ये होता था कि जितने लोगों ने प्राइवेट बेच दिया या कर दिया, ने कर दिया, जिन्होंने नहीं करा छोटे ट्रेडर्स, वो क्या करते थे, एपीएमसी में आके बेच देते थे। एपीएमसी में भी अगर मिडिल मैन से किसी और ने नहीं खरीदा तो गवर्नमेंट खरीद लेती थी उसको। तो बात क्या रहती थी कि कहीं ना कहीं लोगों को रहता था कि हाँ यार कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट आ जाएगी। अभी इस चीज का डर हो रहा है
कि अगर गवर्नमेंट नहीं आई अभी, क्योंकि अभी अगर एपीएमसी टूट गई तो फिर क्या होगा कि whom they find as the buyer. And second thing, कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट की बहुत एक फेमस चीज होती है रिवोकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मे बी फार्मर ने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा, कुछ इशू हो गया, हो सकता है फार्मर की गलती, हो सकता है कुछ हो गया, हो सकता है इतना बड़ा फेमिन आ गया इंडिया में कि नहीं हो पा रही हो ग्रोथ। तो उस केस में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी को अपने हाथ साफ करने के लिए बस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है कि भाई 1 साल का था, खत्म, चलिए ओके टाटा बाय। बट अब उस फार्मर का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? अब अगर हमारी उस वक्त की एपीएमसी तब तक इतनी एक्टिव नहीं रही, इतनी चीजें नहीं रही। और इस बात को जब मैंने आपको बताया तो एपीएमसी की बात मैं आपको एक और बताऊंगा कि एपीएमसी हर देश में एक अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो जिस एरिया के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी डिपेंडेंस उस एपीएमसी में बहुत ज्यादा है। सो विद दैट बीइंग सेड, अभी हम लोग को एक रैशनल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। So do you think कि now it is time to diversify from wheat and rice, because जैसे आपने बोला कि पंजाब और हरियाणा से हमें ज़्यादा प्रोटेस्ट दिख रहा है, because more than 50% of the farm produce is procured by the government through FCI. So because बहुत सारी कमिटीज ने भी इन चीज़ों को कही है, फॉर एग्जांपल लेट मी कोट सुब्रमण्यम, जो हमारे अरविंद सुब्रमण्यम फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनकी एक कमेटी बैठी थी इसी चीज़ के लिए, जहाँ पर उन्होंने ये प्रपोज करा था कि अब जो फार्मर्स है उनको वीट राइस से हटकर, स्पेशली राइस से हटकर थोड़ा पल्सेस की तरफ बढ़ना चाहिए। सिमिलर थिंग वाज सेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो फिलहाल अभी कांग्रेस के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1985 में कहा था कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सबसे पहले वाइस चांसलर थे प्रोफेसर एस जोल, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात कही थी। सो जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको काफ़ी टाइम से बात करी जा रही है। एंड वन मोर थिंग इज पंजाब बीइंग अ एरिड रीजन, बिकॉज जो उसका मेन जो 5 रिवर वाला साइड है वो तो पाकिस्तान वाली साइड में चला गया है। सो यहाँ पर जो राइस की खेती लाई गई है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। ये अभी अगर हम देखें वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है वहाँ पर, और जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है। ऐसे केस में गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि वो कुछ ये भी तरीके लाए, जो एमएसपी की अगर हम बात करें, तो जो पल्सेस हो गए, हमारी ऑयल सीड्स हो गई, इनकी तरफ वो प्रोत्साहित करे उनको, और क्या फार्मर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? See, that's a very good point, and this is the need of the hour. क्योंकि अभी हम लोग बताएं तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि फार्मर्स को सब्सिडीज दी गई हैं। अभी if I talk little bit capitalist now, so हुआ क्या है कि farmers are somewhere they're very much relaxed in their own comfort space. So farmer is working, and if I talk about areas like Punjab and Haryana, तो वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज हैं, वाटर की सब्सिडी है, तो लोगों को कुछ नहीं वहाँ से ऑन करना है। लेकिन बात क्या है कि हम लोग जब गवर्नमेंट एक सोचती है, तो बात क्या है कि हमारा बड़ा नेशनली बहुत एक वैसी टेबल बन रही है कि हमारे पास कुछ चीज बहुत ज्यादा, कुछ चीज कम है। सो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि हम लोग कॉर्न पे आए, हम लोग और कैश क्रॉप्स पे आए, हम लोग और कमर्शियल क्रॉप्स पे आए, पल्सेस पे आए, जिस चीज की इंडिया में भी डेफिसिट है। तो पहले जिन चीजों को हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसमें सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। क्यों? और दूसरी बात यह है कि जो रियल कॉस्ट है व्हीट और राइस की वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कैश्यू और आलमंड्स की होगी। तो वहीं कहीं ना कहीं अब हमें फार्मर्स जो थोड़े अब कहीं ना कहीं बहुत रिजिड हो रहे हैं। और आई वोंट से द फार्मर्स ऑफ अ कंट्री आर रिजिड। हैड दे बीन रिजिड तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बट कहीं ना कहीं अब दे आर सो मच कंफर्टेबल इन देयर ओन स्पेस कि दे आर नॉट विलिंग टू रिस्क, or they're not willing to experiment. Risk is a little bit negative word, but experiment shall be the word that'll fit for the discussion today. So I totally agree with this argument कि यहाँ पे farmers को एक करना पड़ेगा, but at the very same time एक सिस्टमैटिक होगा। यू कैन नॉट डू दैट ओवरनाइट कि आप रातों रातों कर दो चीजों को। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ सब्सिडीज देनी पड़ेंगी कि कम ऑन शिफ्ट फ्रॉम व्हीट एंड राइस टू दीज न्यू क्रॉप्स। उनको कहीं ना कहीं आपको फैसिनेट करना पड़ेगा। इफ यू फोर्स देम तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वहां पे इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। और जहां तक आपने बात बोली, मध्य प्रदेश में इतने वो नहीं है अभी, वाटर रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं, बट स्टिल मध्य प्रदेश में चीजें ग्रो कर रही है। वहां पे अच्छा एक एग्रीकल्चर आ रहा है। टॉक महाराष्ट्र, तो वहां पे हॉर्टिकल्चर इतना ग्रो कर रहा है। इट इज ग्रोइंग इन सिक्किम। सो एरियाज लाइक सिक्किम, महाराष्ट्र ग्रो कर सकता है, तो पंजाब दैट इज विद गॉड्स ग्रेस वेरी वेल ब्लेस्ड विद दीज रिसोर्सेज। तो वहां पे चीज होनी चाहिए। दैट इज द नीड ऑफ दैट, दैट इज द रीजन दैट गवर्नमेंट इज वेरी मच वेहेमेंट और रेजिस्टेंट टू डू एनी चेंज ऑन दीज बिल्स। ओके, सो मतलब यहाँ पर एक फार्मर्स की एजुकेशन पर भी शायद हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम प्रोज एंड टोटली। कॉन्स उनको बताए जाएं। बट वही बात फिर वापस से निकल कर आती है कि जब आप कुछ करने जाते हैं,
सो एक जो प्रोटेस्ट वो देखा जा रहा है. सो दिस ब्रिंग्स मी टू दी पॉलिटिकल पॉइंट, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन करा, जब कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है, वो रिफॉर्म लाती है, तो अपोजिशन वाली उसको अपोज करती है, और जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है तो दूसरी वाली वापस अपोज करने लग जाती है. एंड ये मतलब हमेशा से चला आ रहा है. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात हुई, उस टाइम पर जब हमने कहा कि हम मेक्सिको से सीड्स इंपोर्ट करेंगे, तब लेफ्ट पार्टीज ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया. 1991 के रिफॉर्म्स, लेफ्ट ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया. कंप्यूटर आया, लेफ्ट ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया. एंड व्हेन आई से लेफ्ट आया, मतलब मैं जनरली सीपीआई सीपीआईएम की वहां पर बात कर रहा हूँ. सिमिलर थिंग अभी भी हो रही है. हम देख रहे हैं एक तरफ तो केरला में एपीएमसी मंडीज है ही नहीं, बट वो पार्टीज फोर फ्रंट में है जो यहाँ पर इस चीज को बचाने के बारे में बात कर रही है. दूसरी चीज, जब पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को कहा था, उन्होंने लॉ को नोटिफाई करा, बट स्टिल वो अपने पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए वो इस मूवमेंट पर आ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस? क्योंकि देश अगर उन्होंने चलाना है, सो वो अपने पॉलिटिकल मोटिव से आगे बढ़कर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो चीज को पहले वादा करते हैं, सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज द टाइम कि वो अब बिल्स के साथ में, अगर बिल्स के साथ नहीं तो एटलीस्ट जो रैशनल है उसके साथ में खड़े होकर चीजों को बताएं कि भाई हाँ ये चीज है, इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आप एक बार ट्राई करके देखो. नहीं होगा तो हम आप लोगों के साथ हैं, हम वापस प्रोटेस्ट करेंगे और तब हम उस चीज को वापस ले आएंगे. व्हाट डू यू थिंक? सी एक एक कहावत होती है कि जितना फायदा एक एग्रीकल्चर से देश को मिलता है, उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा एक पॉलिटिकली एग्रीकल्चर डिस्कशन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है. So agriculture is something that has always been used, and I must say misused by the politicians to get their own vote banks or all these stuff. बात जहाँ पे बात हुई रिस्क की, आपने कहा कि रिस्क है, चलो ट्राई करते हैं, लेकिन बात ये कि ट्राई नहीं कर सकते अगर ऐसा रिस्क है. बट बात यहाँ पे ये कि हमें ये चीज समझनी होगी कि अभी गवर्नमेंट है. The only difference with the British East India Company and the government of India is that the British East India Company had the malified intention in their own system. वो चाहते थे इंडिया को लूटना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लूटने नहीं बैठी है. ये बात हमें समझनी पड़ेगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए लूटने नहीं बैठी क्योंकि वो विकास करना चाहती है. विकास इसलिए करना चाहती है, मैं मानूं, उनको देश से प्यार नहीं है, कोई पार्टी को देश से प्यार नहीं है, और उनको भी पावर से तो प्यार है. तो दे वांट कि दे डू समथिंग गुड, जिसकी वजह से आप कंसिडरेशन में रख के अगले इलेक्शन को वोट करो. ये पहली बात हो गई कि हम लोग को इस तरीके से भी सोचना चाहिए. दूसरी बात हो गई, जब हमने लेफ्ट की बात करी, तो लेफ्ट इज वेरी, व्हाट आई से अबाउट द लेफ्ट, लेफ्ट की हमेशा एक अलग वो रही है. सो लेफ्ट इज ऑलवेज बिजी विद द प्रॉब्लम्स एंड दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू इट. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट कंट्री लाइक चाइना, तो वहां पे भी उन लोगों को करना पड़ गया था, चेंजेस आने पड़ गए थे. तो आज के डेट में वही लेफ्टिस्ट इन इन पॉलिटिकल टर्म्स, बट वो लोग इकोनॉमी में लेफ्टिस्ट नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. बट हमें ये चीज समझनी होगी कि पॉलिटिशियंस को हम लोग को एक तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें करेंगे. अगर सीएए की बात करें, जीएसटी की बात करें, सब वाइसा वर्सा है, कोई वो पार्टी बोलती तो इनने बोला होता, सब चीजें हैं. बट यहाँ पे एक जरूरी है कि देयर शुड बी अ मूवमेंट इन व्हिच वी शुड टॉक अबाउट द थिंग्स रैशनली, और उनको डिस्कस करें, सोचें. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मीडिया, इफ आई टॉक अबाउट एवरी अदर सेक्शन, तो सब में अगर दे आर कन्विंसिंग कि जो मोदी जी ने करा वो सही है, जो मोदी जी ने करा वो सही है. अरे आप उसको एक्सप्लेन करो, बिकॉज द थिंग जो आप ला रहे हो इतनी गलत नहीं कि आप उसको मोदी जी के नाम पे उसको कन्विंस करो. यू कैन टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द बिल, यू कैन टॉक अबाउट द बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिल, जिससे लोगों को मिल सकती है. बिकॉज सी व्हेन यू आर गोइंग अहेड फॉर डेवलपमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज अपनी बदलनी पड़ेंगी. बिकॉज डोंट दोज हु डोंट चेंज विद टाइम आर चेंज्ड बाय टाइम. So it's good that we adapt these things. And as for the movement of left is concerned, and today there are opposition who are not all left, but still they're doing the same. So that is totally a thing. But अभी यहाँ पे एक political movement निकले जो explain करे लोगों को, that is the need of the hour. Okay, very well said. Now moving to the protest, but the constitutionality of that. Now कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई जो प्रोटेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फार्मर्स को राइट है प्रोटेस्ट करने का, और एक कमेटी बनाई जाए. बट एट द सेम टाइम, यू बीइंग अ दिल्लीite, दिल्लीite ही कहते हैं ना दिल्ली वालों को, यू बीइंग अ दिल्लीite, व्हाई शुड यू सफर? देश में कुछ भी चीज होती है, दिक्कत सबसे ज्यादा दिल्ली वालों को होती है. चाहे वो सीए हो, आप शाहीन बाग की रोड आप बंद कर देते हैं, कम्यूटर्स को प्रॉब्लम हो रही है. आप चाहे फार्म प्रोटेस्ट की बात हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कम्यूटर्स नहीं, आपका सारा लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन है, वो आपकी एक तरीके से कट हो रही है.
नुकसान देश को हो रहा है. सो when we talk about article 19(1)(a) versus article 19(1)(d), freedom of expression and freedom of movement, ज्यादा क्या बेटर है? और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रोटेस्ट करो, आपको क्या लगता है कितना लेजिटिमेट ये बात कही गई है, ये देखते हुए कि देश सफर कर रहा है, देश नहीं तो कम से कम दिल्ली वाले तो सफर कर रहे हैं? सो इसमें एक आपको जजमेंट का जो जस्टिस भागवती ने एक स्टेटमेंट कही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लाइक अ यार्ड स्टिक, इट्स लाइक अ स्टिक. आपके पास पूरी आजादी है कि स्टिक से खेलो कूदो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्टिक इज नॉट हर्टिंग माय नोज. सो आपको वहां पे एक एक सिस्टम ऑफ ग्रे जोन लाना पड़ेगा कि आपका प्रोटेस्ट चल रहा है बट किसी और की लाइवलीहुड भी खर्च नहीं हो रही. क्योंकि अगर आपने बात करी शाहीन बाग प्रोटेस्ट, आई वाज वेरी वेरी मच देयर, आई वाज लुकिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, सो आई सॉ एवरीथिंग. सो वहां पे जब पहला दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तो उन्होंने उसको अपहेल्ड करा था. उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था शाहीन बाग पे, उन्होंने उनको कंडेम करा था. उन्होंने बोला था कि ऐसी नहीं हो सकती, आप लोगों का चलना नहीं रोक सकते. अभी फार्मर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ टू सच अ लेवल कि वो हर चीजों को नई तरीके से वापस देखता है. वो प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट करता है, बट वो हर चीज की फैक्ट्स और उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से एग्जामिन करता है. तो बात ये है कि आई बीइंग अ डेलाइट, व्हाई शुड आई सफर? बट द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि इफ अ पर्सन इज प्रोटेस्टिंग पीसफुली, वहां पे वी कैन अलाउ दैट. अब बात की चक्का जाम, तो दैट वाज अ डिस्प्यूटेड केस ऑफ शर्जील इमाम लास्ट, जब उन्होंने असम में बोला था चक्का जाम. सो एक बात ये होती है कि हम लोग की इट्स अ वेरी थिन लाइन, एंड इट्स अ वेरी थिन लाइन. अगर मैं बोलूं कि किसी का क्या है कैसे, अब कई बार क्या होता है, आई वाज व्हेन देयर वर प्रोटेस्ट गोइंग इन जामिया, सो आई सॉ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग एंड देयर वाज एन एम्बुलेंस दैट केम. सो पूरी रोड थी 2 सेकंड में खाली हो गई थी, एंड एम्बुलेंस वेंट बाय, वापस लोग आ गए, द प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन. सो वहां पे उस चीज की रखना है कि सफर है वो किस कैपेसिटी का सफर है, कितना बड़ा सफर है. कोई इंसान है, उसका अगर फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक आया था कि राइट टू लाइवलीहुड आल्सो फंडामेंटल राइट, अगर वो वायलेट हो रहा है, किस कैपेसिटी वायलेट हो रहा है, किसका कितना हो रहा है. एंड अगर आप ये बोलो कि प्रोटेस्ट शुड गो इनफाइनाइट और बैठे हैं लोग, ये भी सही नहीं है फॉर अ कंट्री. फॉर अ कंट्री के लोग बैठे हैं तो दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. व्हाई चाइना इज डेवलप्ड टुडे? बिकॉज वो चीजें बोलते हैं, वो चीजें कर देते हैं. अभी म्यांमार कहता है वर्ल्ड में कि इंडिया है वो अपनी बातों को पूरी नहीं कर पाता, दे आर वेरी लेट इन डूइंग द थिंग्स दैट दे प्रपोज. नहीं, चाइना समय से पहले कर देता है. सो आई डू नॉट undermine or disrespect the very working or the very methodology of our constitution. I respect that, we are lucky to have this, but at the very same time हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि if you are doing protest, आपका प्रोटेस्ट एक नेशनल डेवलपमेंट, एक नेशनल वर्किंग को हैम्पर ना करे. और विद दैट बीइंग सेड, मुझे एक और चीज की कंसर्न है, मतलब एज अ पर्सनल सिटीजन, कि ये गलत ट्रेंड हमारे कंट्री में बन जाएगा. अगर अगर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर टोटली सरेंडर कर देती फार्मर्स को, तो गलत ट्रेंड हमारे कंट्री में जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हुई चलो दिल्ली को घेरो, कोई भी प्रॉब्लम हुई चलो दिल्ली को घेरो. ये मेरे लिए गलत नहीं है, बीइंग अ डेलाइट मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, मेरे कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी, आई एम हैप्पी, ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, मेरी सैलरी आ रही है. बट ये एक बहुत बुरा सिस्टम बन जाएगा. इसमें क्या होगा कि फिर फॉरेन एलिमेंट्स, वेस्टर्न एलिमेंट्स वो इंडिया को कैसे परेशान करने की कोशिश करेंगे. दे हायर सम पीपल, ओके कुछ मत करो, जाके बैठ जाओ वहां पे. एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा होता है, बट ऐसा हो सकता है. सो अगर ये ट्रेंड बनने लगा कि दिल्ली को घेरो और गवर्नमेंट स्क्रैप कर लेगी, दैट वुड बी अ वेरी बैड एग्जांपल. तो यहाँ पे देयर शुड बी अ डिस्कशंस, चीजें करनी चाहिए, वहां पे डिस्कशन होना चाहिए, फार्मर्स को करना चाहिए. जिस तरीके से फार्म बिल्स पास हुए थे विदाउट एनी डिस्कशन, दैट वर रॉन्ग. इफ यू टॉक अबाउट कि जो फार्मर जो है एग्रीकल्चर है वो क्या है, तो अगर इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशनली, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो ये शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 14 के तहत एग्रीकल्चर एट स्टेट स्टेट लिस्ट में आता है. हाँ, थर्ड अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंट्री 3 33 जो लिस्ट हम एंट्री बनाई थी हम लोगों ने, उसमें उसमें एग्रीकल्चर का हम लोग ने ट्रेड डाला था, बट एग्रीकल्चर पर से नहीं डाला था. तो क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर का बेनिफिट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. अगर मैं बात करूं पंजाब और हरियाणा की, पंजाब में 6% जाता है, 3+3, और हरियाणा में 4%, 2+2, तो सरकार को जाता है, वहां पे उसको फ्री बिजली देती, फ्री पानी देती, तो एट द एंड घूम के वापस आ जाता है. तो क्या ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन है दैट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली? तो यहाँ पे ये सब चीजों की सुप्रीम कोर्ट को भी स्क्रूटिनी में लेनी पड़ेगी. तो दैट मींस अगर उन्होंने प्रोटेस्ट को चेक कर रहे हैं, और अगर कोई प्रोटेस्ट इनडेफिनेटली हो जाएगा तो दैट इज नॉट
good for any country inside India, outside India, anywhere in this universe. ओके, सो हमने जैसे देखा कि बहुत बात होती है कि भाई चीज़ों को लेकर डिस्कशन नहीं हो पाया है, बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिस्कशन 2001 से चल रहा है। उसमें मॉडल एपीएमसी कोड लाए गए हैं, उसमें काफ़ी सारी कमिटीज बैठी हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, समय समय पर ये बात करी गई है, नीति आयोग ने इस बारे में बोला है। सो कंसल्टेटिव प्रोसेस तो हमेशा से चल ही रहा था। बट अगर अब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एक्ट के रूप में ले आई है, सो वाई आर वी सेइंग कि यहाँ पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है? बिकॉज बातें और उसके साथ साथ वर्क तो चल रहा था पहले से। सो हम इस पॉइंट को क्यों नहीं कंसिडर करते? नहीं, well, I feel this argument is a very weak argument. आप डिस्कशन कर रहे हो, मतलब एक झटके से 3 बिल्स ले आओ, उसको पास कर दो। दैट इज नॉट जस्टिफाइड कि नहीं, हम लोग 15 साल से तो बातें कर रहे हैं, 15 साल में अलग सरकारें थी, अलग चीजें थी, और ऐसा तो है नहीं कि बिल एक ही था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, उसमें कुछ चेंजेस हुए, ऊपर नीचे हुई बातें। तो एक इतना बड़ा जो बिल है, तो आप उसको मतलब, अगर हमें सीए को कंपेयर करूं उससे, तो सीए वाज थॉरोली डिस्कस्ड। लोगों ने बिल फाड़े पार्लियामेंट में, अच्छा चीजें हुई, सब चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हुआ। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस इन सब का इस्तेमाल करके, मतलब कहीं ना कहीं इसको बहुत जल्दी पास कर दिया। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा ये डिस्कस होता है बिल, जितना ज्यादा डिस्कस होता सेम बिल, उतना ज्यादा अच्छा होता, उतनी ज्यादा बातें होती, उतनी ज्यादा लोगों के अंदर क्लैरिटी आती। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के अंदर क्या है कि अभी लोग के लिए जो बिल को समझना है, क्योंकि देखिए मैं और आप शायद थोड़े एक एजुकेटेड सेक्टर से हम लोग प्रिविलेज हैं कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, आप फार्मर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए थ्रेट क्या है, उनके लिए थ्रेट ये है कि अब तुम गरीब हो जाओगे, अब तुम ये हो जाओगे। तो उनके लिए जो स्मॉल लेवल जो डिस्कशन है, वो उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उनको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई बहुत अच्छी वो नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ट्वीट डाल के कि इससे नुकसान नहीं होगा, बट उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता क्यों नहीं होगा। तो और जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, वो भी उस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो भी फिर उस तरीके से फिर वहां पे कहीं ना कहीं बहुत खालिस्तान एलिमेंट कोई ले आ रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद, ये सब। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अब एक फार्मर है ना, अब वो अपने राइट के खिलाफ, अब उसको अपनी लॉयल्टी जस्टिफाई करनी पड़ रही है, उसको ये करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये डिस्कशन है ना, ये कहीं और ही चला जा रहा है। तो डिस्कशन इज नो मोर रिवॉल्विंग अराउंड कि क्या ये फार्म बिल्स क्या है। अब फार्मर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर डिबेटिंग, डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। आते हैं जर्नलिस्ट 9 बजे, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और ये करते हैं। तो दिस इज समथिंग जिसमें क्या है कि फार्मर को कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया ऑफ अ कंट्री, पंजाब हरियाणा, दे आर बीइंग मेड फील आइसोलेटेड फ्रॉम द कंट्री, कि अब शायद उनको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि वो देश के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। और देर आस्किंग इज टू नो अबाउट देयर राइट्स, और देर आस्किंग इज टू टेल द गवर्नमेंट कि हमें भी इसका पार्ट बनना है, अगर आप बिल बना रहे हो तो हमें भी इसमें रखो कंसिडरेशन में, हमारी चीजों करो। So that is something that is really disheartening, and that is really that something should be addressed as soon as possible, so that this all protest ends up and the things get right in place as soon as possible. बट डोंट यू थिंक कि अब फार्मर्स में भी काफी ज्यादा रिजिडिटी आ रही है? फार्मर्स में नहीं, सॉरी, जो फार्म यूनियन है, जो किसान यूनियन है, जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, इनमें काफी ज्यादा रिजिडिटी आ रही है। बिकॉज अभी एक आर्टिकल आया था द प्रिंट में, जहां पर कि जो अभी प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं जो यूनियंस, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप बाकी यूनियन से आप अलग अलग क्यों बात कर रहे हो? जब कोई दूसरे स्टेट्स की यूनियंस गवर्नमेंट को कह रही है कि भाई हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। सो ये जो पूरा मामला है ना रिप्रेजेंटेशन का, और एक कि जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आप प्ले कार्ड्स लेके जाते हैं यस या नो के साथ, आप कहते हैं कि भाई इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे, या तो रिपील करो या नहीं करो। सो जो टॉकिंग टर्म्स हैं, लेट से चलिए हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बिल ये गलत पास करा, यहाँ पर कंसल्टेशन नहीं हुई, बट आप 6-7 राउंड से आप कंसल्टेशन के बाद भी अगर आप अड़े हुए हैं कि नहीं, आप इस चीज को पूरी तरीके से ही विड्रॉ करें तभी हम मानेंगे, हाउ रैशनल, हाउ ऑब्जेक्टिव, हाउ प्रूडेंट दिस फील्स टू यू? So if I give a personal opinion कि अगर farmers की है कि हम पूरी तरीके से करें, so that is wrong from their end, ऐसा नहीं हो सकता, because farmer bill are also need of the hour, हम लोग को उनको लाना पड़ेगा, उनमें कुछ चीजें हम लोग को रीचेक करनी पड़ेंगी, उनमें कुछ चीजें हम लोग को मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। पर आप ऐसे बोलो कि नहीं फार्म बिल्स इन टोटलिटी गलत है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। और बात यह है कि फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं लोकल जो उनके लीडर्स हैं, वो उनको बेसिकली शायद प्रमोट कर रहे हैं कि आप उसको करो, क्योंकि फार्मर्स इस चीज का अच्छा इम्पैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं अभी। एट द वेरी सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो फार्मर्स यूनियन है, तो भारतीय मजदूर संघ, सो उसकी भी जो हेड है, तो इवन ही इज ऑल्सो सेइंग कि नहीं, फार्म बिल में कुछ कमियां हैं। मतलब जो बीजेपी
का ही जो फार्मर यूनियन है वो खुद उस बिल के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं इतना भी वैसा नहीं है। तो इन द वेरी सेम टाइम बात ये है कि हर कंट्री, हर स्टेट्स में जो एपीएमसी हो गई उसकी अलग प्रोडक्टिविटी। मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ स्टेट्स ने उसको अबॉलिश कर लिया लाइक बिहार, कुछ स्टेट्स ने उसकी वैल्यू कम कर दी लाइक केरला, केरला में भी पूरा डिजिटल हो गया है काम। कुछ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी वो एकदम मिक्स्ड है, हो रहा है नहीं हो रहा। बट पंजाब और हरियाणा में टोटल डिपेंडेंसी है एपीएमसी में। तो वहाँ की जो यूनियंस है उनको ये कंसर्न हो रही है कि हम लोग अगर सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं इसके बाद, तो अब हमारे मतलब हम लोग या द वन जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा सही इंसान है, उनका उनका कहीं ना कहीं ये मानना है बेसिकली। और अगर इतनी रिजिडिटी फार्मर्स के अंदर होगी, तो समझो कि अगर उनका ही बेसिकली नुकसान होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो लॉज आने हैं, जो चीजें होनी वो होगी। बीजेपी इज नॉट अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो अपने लॉ को वापस करे, क्योंकि अगर उनको करना होता तो सीए में कर लिया होता उन्होंने। सीए में देखो इंटरनेशनल प्रेशर, इस्लामिक कंट्रीज प्रेशर कर रही थी। कंट्रीज ने बोला था कि आपके जितने भी लोग हमारे पास रह रहे हैं हम उनको वापस नौकरी भेज देंगे। तो उसके बाद और चीजें हुई, तो बहुत चीजें होगी। मतलब फार्मर प्रोटेस्ट इज समवेयर अगर अ नेशनल इंटरेस्ट मूवमेंट, बट सीए वाज अ पैन ग्लोबल मूवमेंट जिसमें पूरी दुनिया, क्योंकि इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन क्रिश्चियनिटी इज अब्राहमिक रिलीजन, और फिर राइजिंग हिंदुत्व, ये सब चीजें ग्लोबली बहुत डिस्कस होती हैं एंड पीपल वांट कि इंडिया में कोई भी हिंदुइज्म का कुछ भी इतना वो ना हो। दे ऑलवेज वांट दैट कि इंडिया शुड बी रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट और बाय द कंट्री दैट इज क्वाइट रिलक्टेंटली। एक ग्लोबल ट्रेंड है। बट अगर ये गवर्नमेंट ने सीए पे नहीं कहा, इट टुक अ फर्म स्टैंड, तो वो यहाँ पे भी उसकी करने के चांसेस कमी है। एट द वेरी सेम टाइम एक डिस्कशन का एक टेबल पे बैठना पड़ेगा दोनों को, एंड रिजिड किसी को भी नहीं रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट अब इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ फार्मर्स की बात है। क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द वोट बैंक ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, सो सीए जिसके लिए परेशानी था वो गवर्नमेंट के लिए वोट बैंक नहीं था। बट यहाँ पे उल्टी केस है। तो दोनों को कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंटरेस्ट बन रहे हैं। बट अगर कोई भी अपने एंड तक, अभी देयर वाज नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट दैट दे आर willing to discuss, हमारे होम मिनिस्टर दे वुड सिट विद द फार्मर्स एंड डिस्कस। दीज आर थिंग्स दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। अब कोई भी अपने एंड से बहुत एज पे चला जाएगा तो उसी का नुकसान है, दूसरे वाले का नुकसान नहीं है। क्योंकि फार्मर्स फिर क्या होगा, फिर एक समय क्या होगा, एक समय ऐसा मूवमेंट होगा कि एक प्रो फार्म मूवमेंट होने लगेगा कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या जहां जहां हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के स्टेट रूल भी चल रहे हैं, तो वहां से फार्मर्स आएंगे कि नहीं वी सपोर्ट फार्म बिल्स, वी सपोर्ट फार्म बिल्स। तो फिर क्या होगा, इंटर फार्मर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि बाय एंड लार्ज ऑल इंडिया पैन इंडिया मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है वहीं से हो रहा है। तो यहाँ पे उन फार्मर्स को भी समझना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहूंगा कि समझाने की ड्यूटी भी ओनर्स गवर्नमेंट का है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हो, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लोगों ने आपको इलेक्ट करा है। तो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आपका ओनर्स है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी कंसर्न अच्छी है, आपका इंटरेस्ट अच्छा है, जो भी चीजें, बट अगर कोई लोग को समझ में नहीं आ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू मेक श्योर कि न्यूज चैनल्स हैं जो भी हैं आपके, जो वो जो बोल टीवी में आके बोलते हैं, जो आपके ऑफिशियल पीपल हु आर designated to speak on the news channel, they should speak some relevant content. They should try to explain them, इन्फोग्राफिक्स करें, रीजनल लैंग्वेजेस में करें, न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। इस चीज को और ज्यादा करना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर एक नेगोशिएशन की एक भावना वापस जगे, फिर चीजें ठीक हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर फॉल्ट लाइंस तो है फिलहाल किसान यूनियंस के बीच में, बट जो आपने इनिशिएटिव की बात कही, हमने देखा कि अभी किसान सम्मेलन वगैरह गवर्नमेंट ने करने शुरू करे हैं। रिसेंटली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ओपन लेटर जारी करा है किसान भाई बहनों के नाम पर। सो आई होप ओके, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू पीपल लाइक अस, जो हमारा यूथ है जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, प्लस जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है जो अपने आप को कहते हैं वी आर दी इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पर भी हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस जो अब जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में जो डिवाइड बन चुका है, एक या तो बिल्कुल ही सपोर्ट करेगा, एक कहता है कि बिल्कुल ही गलत है। सो व्हाई डू यू थिंक कि हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं आते, हम लोग कभी भी डिस्कशन के मोड में नहीं आते, हम या तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, और हम ना चीज़ों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखा, हमने उसको शेयर करा, हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी हो गई खत्म, अब हमें कोई आगे देखने की जरूरत नहीं है। सो जो हम, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि भाई अगर हमारे जानने में कोई फार्मर्स है, या अगर हम किसी भी तरीके से एक क्लैरिटी ला सके तो हमें करना चाहिए, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। वट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? परफेक्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट आई फील, जो हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एक्टिविज्म, जिसको अब आजकल नया वर्ड आ गया स्लैक्टिविज्म। तो स्लैक्टिविज्म
बहुत अच्छा है यूथ में, एंड दे फील कि आई एम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आई मेरे लोग 25 लोग मेरा स्टेटस देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, 1 लाख लोग मेरा इंस्टा पे देख लेते हैं, सम ऑफ दैट। बट अभी बात ये है कि आप करो, दैट इज योर राइट। मतलब जजमेंट्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि हाँ आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, श्रेया सिंगल का जजमेंट है। बट अगर आप ये कर रहे हो तो एक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आपको उस बिल पे प्रोफिशिएंसी हो। मतलब सपोज अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ ना पढ़ के आके आपसे बोलता कि नहीं फार्म बिल्स गलत हैं, क्यों सिखों के साथ बुरा हुआ, मैं बोलता कुछ भी रिटोरिक बोलने लगता, तो वहां पे एक क्या होता कि आपको लगता हाँ चलो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट अब जब रखते हो तो आप मुझे बुरा भले कहते कि मेरा टाइम वेस्ट करा। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें पे डिस्कशन जब हो रहा है, बेसिकली क्या है कि हमारी कंट्री में एक चीज अच्छी हो रही है कि स्टूडेंट है हमारा जो यूथ है, एंड यूथ में भी हमारा वर्किंग यूथ नहीं, स्टडिंग यूथ, दैट इज समवेयर देयर मोर इंटरेस्टेड फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। और ये दुनिया के हर कंट्री में नहीं होता है, ये इंडिया में हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग जिसको हमें क्रश नहीं करना चाहिए। सो इवन इफ अ पर्सन इज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और फॉर द गवर्नमेंट, यू नीड टू कम एंड डिस्कस। एंड मैं नहीं कहूंगा कि इतनी भी खराब सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि मैं और आप भी आज एक स्टूडेंट है और हम लोग भी आके बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स ओपिनियंस रख रहे हैं, हम लोग कोई एज पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। जहां तक बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस की, मुझे चीज का बहुत डर लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं कि नाउ समवेयर द अदर उनका एक इंक्लिनेशन होता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा ऐसा ही क्यों बोल रहा है। अब मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बट कई जर्नलिस्ट हैं जिनको नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, मतलब आप समझ गए कौन। वो भी उस चीज को एक ही तरफ से बोल रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो अब कोई अगर इंसान बैठा हुआ है, वो रो रहा है कि अब हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, एंड शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी, शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये तो बता दो कि नहीं आपकी सिटीजनशिप थोड़ी ना जाएगी, तो दूसरों की बात है। हाँ जो पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आया हम शायद उसको ना दे पाए, पर आपसे कोई, तो देयर इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट इफ ही इज डूइंग जर्नलिज्म, a student like us, if he's posting with a lot of courage and pride, meaning I take pride for my nation, and हम लोगों को इस चीजों को एज अ पॉलिसी देखना चाहिए। अब अगर हमारे दिमाग में आ रहा है कि पंजाब से हो रहा है, तो हमें पंजाब फिर सिख इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत एक शालो नैरेटिव हम लोग ये सेट कर देती है कि कोई बात हुई तो अब सिख सिख हिंदू बात हो गई, या हिंदू मुस्लिम बात हो गई, या कोई भी टॉपिक हो, कुछ और डिस्कशन होंगी, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। हम लोगों को basically stick to the policies, and it might be possible because I have seen so many people who are from Punjab and who are supporting these bills. So वहां पे हम लोगों को सेट करना, और हम लोग को इन लोगों से बहुत बच के रहना है जो शायद बॉलीवुड में है बट उनका पॉलिटिक्स में आने का मन है, या शायद जो अपने आप को एक फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं बट उनका भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, जो दुनिया भर में बैठ के इंडिया के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो हम लोग को इनको भी समझना पड़ेगा, एंड उनका भी इंटेंशन समझनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। आई विल एडवाइस यू कि अगर आप कुछ देख रहे हो, सपोज देयर इज चैनल दैट इज प्रो गवर्नमेंट एंड देयर इज चैनल दैट इज एंटी गवर्नमेंट, दोनों को 10-10 मिनट देखो, फिर खुद का कुछ रीड करो, खुद का समझो, और एक अपना ओपिनियन सेट बताओ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस बिल को कैसे समझना है। क्योंकि आज वो बिल बहुत अच्छा है, ये बिल बहुत खराब है, मेरे तरफ से दोनों ही कहना गलत है, क्योंकि मिक्स पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें और हो सकती थी। हमारे जो फार्म बिल्स कैन कुड हैव बीन द बेस्ट बिल पोस्ट इंडिपेंडेंस, पर वो नहीं है, उसमें कई लक्यूनाज है। अगर आप ऑप्शन वाला चीजें रख देते, उसमें और प्राइस उसकी बढ़ा देते, या आप कुछ और चीजों कर देते, या आप जब रिट्रेसल मैकेनिज्म और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देते, तो चीजें शायद और अच्छी हो जाती। बट दैट बीइंग सेड, जो आपने भी लाए हो, दैट इज नॉट टोटली बैड। सो उसमें भी बहुत चीजें हैं और फार्मर्स के लिए बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स बहुत परेशान हो रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लोग डरे थे, फिर डरे थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा वालों ने ही सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया था। पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर सबसे ज्यादा अमीर हुए। तो आज इतना डर, इतना वो, आई गेस शायद अगर पंजाब में दूसरी गवर्नमेंट होती तो शायद प्रोटेस्ट इतने बड़े ना होते। तो बहुत चीजें हैं, बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर दैट बीइंग सेड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना बहुत इजीली नहीं बोल देना चाहिए कि यार क्यों हो रहा है। मतलब देयर आर पीपल हु से कि नहीं हम वी डोंट नीड रफाल, वी नीड दिस, वी नीड दैट, ऑल थिंग्स आर नेसेसरी एंड ऑल थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड। आप ऐसे नहीं कर सकते एक उंगली को सबसे लंबी साइज की कर दो, दूसरी उंगली को गाय माइनस में कर दो। You have to maintain a balance because every finger of a hand has got its own dignity, has got its own use। जो आप इस उंगली से कर सकते हो उस उंगली से नहीं कर सकते हो। तो वहां पे स्टूडेंट हम सबको थोड़ा एक वो होना चाहिए। एट दिस वेरी सेम टाइम एक प्रोटोकॉल्स आने चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक सजेशंस आने चाहिए लोगों के लिए। और सबका एक रोल लेना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो, क्यों आपको हम रोक नहीं सकते,
बट आप इतना इरेशनल ना बोल, इतनी फैक्ट्स ना बोल, एट द सेम टाइम फेक न्यूज को बहुत चेक करना पड़ेगा। मतलब प्रोटेस्टर को आप बोल रहे हो कि 100 रुपए में मिलती है, तो दीज थिंग्स, और जबकि बात सच भी नहीं है, तो यहाँ पे वो चीजें हम लोग को एड्रेस करना है, क्योंकि फेक न्यूज इज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब जो बहुत तेज फैलता है। तो वहां पे आपको वो चीज को थोड़ा एड्रेस कर लो। और आई डोंट फील कि हमारी कंट्री इतनी भी बुरी है या इतना इंटॉलरेंस है जैसा ऑपोजिशन कहता है, या जैसा कुछ कुछ हमारे गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि हम लोग इतना भी बुरा नहीं। ग्राउंड रियलिटी में देयर इज सो मच लव एंड देयर इज सो मच केयर विद द पीपल, अमंग द पीपल, एंड ग्राउंड रियलिटी में सब चंगा है यहाँ पे। एट द वेरी सेम टाइम जो प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अभी हो सकता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, और अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सब चीजों को थोड़ा करा जा रहा है। बट एट द वेरी सेम टाइम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू रियलाइज दिस, दैट पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ हिपोक्रेसी। इवन द जो बिडेन, जो बहुत अपने आप को लिबरल क्लेम करते, ही वाज द वन हु बॉम्ब्ड द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एट द टाइम ऑफ ओबामा प्रेसिडेंसी। तो यहाँ चीजें रहेंगी, बट फिर वही बात कि एक स्टैंडर्ड एक सिटीजन की तरह समझना है, एंड वी नॉट लव एनी पॉलिटिशियन और नॉट हेट एनी पॉलिटिशियन। We need to love or hate or understand a policy rather than politics. Rather, we should discuss it how the outside the mindsets of the people should change. वेरी वेल सेड, और बिल्कुल मैं आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर लेता हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे जो बात निकल कर आती है, इट इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन एंड डायलॉग, बिकॉज जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम दोनों पक्षों को सुने, उसके बाद अपनी बात उन्हें समझें, उनकी बात खुद समझें, और यही इंडिया की हमेशा से सिविलाइजेशन रही है, चाहे वह शास्त्रार्थ की हो, चाहे वो बातचीत की हो, रिस्पेक्टिंग द अदर साइड, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। और मैं इस कॉन्वर्जेशन से भी यही लेकर जाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सुदीप, आपने अपना टाइम दिया और इतने अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करा, पुटिंग फॉरवर्ड बोथ द साइड्स, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो अगर आप लोग भी सुदीप की ऐसी बातें जानना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, ही इज़ वेरी वेल ओवर देयर, एंड हम सबको अच्छा लगेगा कि आपसे भी बातचीत करें। सो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होने चाहिए, आप जरूर उनको कमेंट बॉक्स पर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाएं, जिससे ये पता चले कि आज का यूथ रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहता है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये था वार्तालाप विद उज्जवल का एक खास एपिसोड। आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं @inspiring उज्जवल पर, और आप मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग उज्जवल को सब्सक्राइब कर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेहतरीन वीडियोस का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।